जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। यह रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 है दोस्तों, और सेट नंबर 18 है। इससे पहले 17 सेट टेस्ट सीरीज मैं करवा चुका हूं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, वहां भी उपलब्ध है दोस्तों, और उससे आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ मैं करंट अफेयर का सीरीज में ला रहा हूँ प्लेटफॉर्म स्पीडी बुक से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ मैं ला रहा हूँ करंट अफेयर। तकरीबन 3 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ दोस्तों, और वन लाइनर के फॉर्म में पूरे साल भर का करंट अफेयर में समाप्त कर दिया हूँ। उसके बाद मल्टीपल चॉइस के रूप में भी मैं ला रहा हूँ जो पूरे साल भर का प्रश्न होंगे, और 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोग उसे भी देखना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देखें। उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और यदि आप लोगों को कुछ अच्छा लगता हो देखने में वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि हमें भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके। चैनल सब्सक्राइब होने से हमें भी उत्साह बढ़ता है दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न है क्या है, आज टेस्ट सीरीज 18 में पहला प्रश्न क्या है देखते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में साहित्य के लिए यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है। कहा गया है कि हाल ही में जो साहित्य के लिए यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है। तो भारत का क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत का कौन सा शहर है जो शामिल है। तो भारत का जो कोझिकोड है, भारत का कोझिकोड शहर है, उसे शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, कोझिकोड। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कोझिकोड शहर को साहित्य के लिए यूनेस्को के क्रिएटिव शहर की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कोझिकोड और एक ग्वालियर, ये 2 शहर को इस बार यूनेस्को के क्रिएटिव शहर की सूची में शामिल किया गया था। इसमें एक दोनों ऑप्शन है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन, इस संगीत के लिए चुना गया है और इसे साहित्य के लिए चुना गया है। तो हमसे पूछा है साहित्य के लिए यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों में की सूची में, साहित्य के लिए पूछा है इसलिए कोझिकोड हुआ है। यदि आपसे संगीत के लिए पूछता है तो ग्वालियर होता है दोस्तों। संगीत के लिए क्रिएटिव शहर में यूनेस्को के क्रिएटिव शहरों की सूची में शामिल होने वाला यदि आपसे पूछ ले संगीत के क्षेत्र में तो ग्वालियर होता, और ये साहित्य के लिए पूछा है तो ये कोझिकोड होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। यदि वर्तमान में देखें, वर्तमान में भारत में 42 यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भारत का कितना है तो 42 है। भारत के 41वें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन को शामिल किया गया 41वां स्थान पर, जबकि 42वां में विश्व धरोहर स्थल के रूप में कर्नाटक स्थित होयसला मंदिर समूह को शामिल किया गया है। 42वां कौन है तो कर्नाटक के होयसल मंदिर समूह को शामिल किया गया। और यूनेस्को क्रिएटिव शहर में कोझिकोड साहित्य के लिए और संगीत के लिए ग्वालियर को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। कोझिकोड का केरल में पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है नवंबर 2023 में 54वां भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। तो 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, कहाँ किया गया है, गोवा में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों। यदि आपसे पूछे कि राजस्थान में एक महत्वपूर्ण पर्व मनाया जाता है जिसे कहते हैं गणगौर पर्व, कहाँ मनाया जाता है तो राजस्थान में गणगौर पर्व मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ आयोजित किए गए थे तो गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किए गए थे, गुजरात में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, माटी कला महोत्सव, ये गुजरात में ही मनाए गए थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं अभी प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है हाल ही में किस पूर्व यूएन महासचिव को संयुक्त राष्ट्र में 2023 के दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है तो ये, और जिन्हें मिला है वो यूएनए का पूर्व में महासचिव रह चुके हैं। तो वो कौन है, ऑप्शन नंबर ए बान की मून को सम्मानित किया गया है। दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे, बान की मून को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। और बान की मून थे जो महासचिव थे पूर्व में यूएनए का। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। यदि इसमें देखें, बान की मून के कुछ पुस्तक है जिसमें रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस ए इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड नामक पुस्तक बान की मून की एक आत्मकथा है। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव आपसे पूछ ले तो कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिग बेली थे। कौन थे? ट्रिग बेली। और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासंघ के सदस्य एंटोनियो गुटेरस। और अभी वो है कहाँ के एंटोनियो गुटेरस? तो वो है पुर्तगाल के। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, बान की मून। 4 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है कि भारतीय सेना द्वारा किस ऑपरेशन के तहत के लद्दाख में रहने वाले बच्चों के लिए कई कल्याणकारी गतिविधियां चलाई जा रही है, चला रही है। तो भारतीय सेना द्वारा किस ऑपरेशन के तहत कहा जा रहा है, किस ऑपरेशन के तहत लद्दाख में रहने वाले बच्चों के लिए कई कल्याणकारी गतिविधियां चला रही है? तो कौन सा ऑपरेशन चला रही है? तो बच्चों के लिए कल्याणकारी गतिविधियां कौन सा ऑपरेशन है? तो ऑपरेशन सद्भावना नाम से। ऑपरेशन सद्भावना के तहत लद्दाख में रहने वाले बच्चों के लिए कई कल्याणकारी गतिविधियां चला रही है। कौन? भारतीय सेना चला रही है। तो कौन सी ऑपरेशन है? तो ऑपरेशन सद्भावना के तहत। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। वर्ष में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ था। तो किस वर्ष में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ था? तो वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। वर्ष 2000 में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यदि इसमें से हम देखें तो गुजरात और महाराष्ट्र का गठन किए गए थे तो 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का पुनर्गठन किया गया था। नागालैंड का गठन कब हुआ था? तो 1963 में नागालैंड का गठन हुआ था। हरियाणा राज्य की स्थापना 1966 में हुआ था दोस्तों। और हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना 1971 में हुई है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा राज्य की स्थापना 1972 में हुई है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम राज्य की स्थापना 1987 में हुआ है। इसे हम लोग कैसे याद करेंगे, किस प्रकार याद करेंगे? तो अमिगो याद रखिए। अमिगो कब? 1987 में। अ से अरुणाचल प्रदेश, मी से मिजोरम और गो से गोवा। इन तीनों राज्यों की स्थापना कब हुई थी? तो अमिगो की स्थापना 1987 में हुई थी। अ से अरुणाचल प्रदेश, मी से मिजोरम और गो से गोवा, अमिगो। और यदि मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य की स्थापना 1972 में हुई थी, उसको याद करना हो इन तीनों का, तो माँ मैत्री याद रखिए। माँ मैत्री, माँ से मिजोरम, मे से मेघालय और ती से त्रिपुरा, ये तीनों को एक साथ स्थापना दिवस हुआ था 1972 में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। ये जितना भी मैं बताया हूँ राज्यों का स्थापना दिवस, वो स्थापना का वर्ष, वो हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए मैं ये सारे बता चुका हूँ। और दो तो काफ़ी पूछे जाते हैं, मणिपुर जो 1972 में मैत्रिक वाला और अमिगो वाला 1987 में, ये दो काफ़ी पूछे जाते हैं। इसलिए ये दोनों को काफ़ी ध्यान से देखिएगा, एक नागालैंड का और एक सिक्किम का। उसमें एक और ऐड कीजिएगा, नागालैंड, सिक्किम और ये दोनों अमिगो और मैत्री, ये दोनों को ये ऐड कर लीजिएगा। 4 में से आपको प्रश्न जरूर पूछ दिए जाएंगे किसी एक को, तो मैं बता दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर, सिटी ऑफ पैलेस या पैलेसेस के रूप में जाना जाता है? तो महलों के शहर के रूप में किसने जाना जाता है? पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। महलों के शहर के रूप में कोलकाता को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा दोस्तों। यदि हम देखें, यदि आपसे पूछ ले कि झीलों का शहर किसे कहते हैं या झीलों का नगर किसे कहते हैं, तो झीलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है दोस्तों। फलों का उद्यान का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो सिक्किम को फलों का उद्यान का स्वर्ग कहा जाता है। ईश्वर का निवास स्थान आपसे पूछ ले कौन सा शहर है जो ईश्वर का निवास स्थान है, तो प्रयाग को ईश्वर का निवास स्थान कहते हैं। प्रयाग को, जो आज इलाहाबाद था उसे प्रयाग नाम कर दिया गया है, उसे ही ईश्वर का निवास स्थान कहते हैं। 5 नदियों की समूह को क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं। बुनकरों का शहर, पानीपत को बुनकरों का शहर। अंतरिक्ष शहर, बेंगलुरु को कहते हैं अंतरिक्ष शहर। भारत का डेट्राइट, पीथमपुरा को भारत का डेट्राइट कहा जाता है दोस्तों। और पहाड़ी की मलिका, नेतरहाट को पहाड़ी की मलिका कहा जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 में कहा गया निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? तो क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से कोचिन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। कोचिन को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। क्वीन ऑफ द अरेबियन सी कोचिन को जानता है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए क्वीन ऑफ द डेक्कन किसे कहते हैं? तो पुणे को क्वीन ऑफ द डेक्कन कहा जाता है। क्वीन ऑफ द डेक्कन पुणे को, और द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी कहेंगे तो कोचिन को, और क्वीन ऑफ द डेक्कन पुणे को कहा जाता है।
पूर्व का पेरिस यदि आपसे पूछ ले तो जयपुर को कहा जाता है पूर्व का पेरिस। पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? तो मदुरै को त्योहारों का नगर कहा जाता है दोस्तों। मदुरै को त्योहारों का नगर कहा जाता है। और खुशबुओं का शहर किसे कहते हैं? तो कन्नौज को खुशबुओं का शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। एक नंबर प्रश्न करते हैं, एसटीपीपी का पूरा रूप क्या है? तो एसटीपीपी का पूरा रूप है सुपर थर्मल पावर प्लांट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। सुपर थर्मल पावर प्लांट एसटीपीपी का पूरा रूप है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें 9 नंबर प्रश्न दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वो भी मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए, डैग हैमरशोल्ड को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के ऐसे नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, लेकिन डैग हैमरशोल्ड को नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया था और वर्ष 1961 में मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था उन्हें, डैग हैमरशोल्ड को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। डैग हैमरशोल्ड स्वीडन के रहने वाले व्यक्ति हैं। कहाँ के? स्वीडन के रहने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, डैग हैमरशोल्ड। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हुआ दोस्तों। यूथाट के बारे में देखें तो यूथाट है जो यूथाट आपको म्यांमार के रहने वाले थे और पहले एशियाई थे जो संयुक्त राष्ट्र का महासचिव बने थे। यूथाट म्यांमार के रहने वाले हैं और विश्व के पहले, एशिया में पहले व्यक्ति थे जो महासचिव रहे हैं यूएनओ का। त्रिगबेली भी संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव या प्रथम महासचिव रह चुके हैं त्रिगबेली। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 से 17 दिसंबर 2023 दिल्ली में आयोजित पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शीर्ष स्थान पर हासिल किया था। 2023 में आयोजित कहाँ हुआ था? दिल्ली में आयोजित हुआ था पहले इंडिया पैरा गेम्स, पहला था इंडिया पैरा गेम्स, तो शीर्ष स्थान पर हासिल हुआ था। तो इसमें किसको शीर्ष स्थान हासिल हुआ था? दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो इसमें पहला पैरा इंडिया खेलो गेम्स में शीर्ष स्थान पर रहने वाला हरियाणा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर, हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। हरियाणा पहले स्थान पर रहा था दोस्तों। हरियाणा ने कुल 105 पदक जीतकर पहले संस्करण का पहला स्थान प्राप्त किए थे हरियाणा द्वारा, ठीक है। और खेलो इंडिया में दूसरे स्थान पर कौन रहा था? यदि आपसे पूछ ले कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन था? तो महाराष्ट्र था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और ये जो कहाँ आयोजित किया गया था पैरा गेम्स? तो ये आयोजित किया गया था दिल्ली में। पहला स्थान किसका? हरियाणा का। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। अब आपसे पूछा गया है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है? तो हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? 4 ऑप्शन है इसमें से। ऑप्शन नंबर सी, डायना एडुल्जी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। क्या होगा? डायना एडुल्जी ने। और यदि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पोस्ट क्रिकेटर में अभी फिलहाल में शामिल होने वाले कौन बने हैं? तो वीरेंद्र सहवाग को शामिल किया गया है, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग को शामिल किया गया है। हॉल ऑफ फेम में शामिल भारतीय खिलाड़ी के बारे में देखें, कौन कौन भारतीय खिलाड़ी हैं जो हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं? देखिए, सुनील गावस्कर, बिशन सिंह, कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विनू मांकड़, डायना एडुल्जी और वीरेंद्र सहवाग, ये सभी है जो हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले क्रिकेटर है। और वीरेंद्र सहवाग टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला पहले भारतीय हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 12 में कहा गया, विश्व का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा संस्थान किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो विश्व का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा संस्थान किस देश में स्थापित किया जाएगा? 4 ऑप्शन है। तो बुद्धिमत्ता सूचकांक पहला किस देश को स्थापित किया जाएगा? तो ये आंसर हो जाएगा आपको ब्रिटेन को। ऑप्शन नंबर डी। कहा गया है विश्व का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे एआई कहा जाता है सुरक्षा संस्थान किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ब्रिटेन में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न में चलते हैं। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? यदि हम देखें तो कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो लंदन में कॉमनवेल्थ का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। लंदन में कॉमनवेल्थ का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है, इसे प्रधानमंत्री कार्यालय का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
चार ऑप्शन है। प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक के रूप में इसमें श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, श्वेता सिंह है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है दोस्तों। और यदि हम देखें प्रमोद कुमार मिश्र को, तो प्रधानमंत्री कार्यालय का प्रमुख सचिव एवं प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया। प्रमोद कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव एवं प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया। और श्वेता सिंह को क्या नियुक्त किया गया? प्रधानमंत्री कार्यालय का रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक के रूप में चुना गया श्वेता सिंह को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 15 नंबर प्रश्न पर, दिल्ली सल्तनत काल में तबकात नासरी की रचना किसने की थी? तो दिल्ली के सल्तनत काल में तबकात नासरी की रचना किसने की है? तो मिनहाजुल सिराज ने की है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। मिनहाजुल सिराज ने तबकात नासरी नामक पुस्तक की रचना की है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। और यह फारसी भाषा में लिखी हुई है। किस भाषा में लिखी हुई है? फारसी भाषा में लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, यदि हम इसमें देखें जियाउद्दीन बर्नी के बारे में, जियाउद्दीन बर्नी है जो जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी की रचना की है। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी की रचना किसने की है? जियाउद्दीन बर्नी ने। तारीख फिरोज शाही को सल्तनत काल का ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, सल्तनत काल का ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। अमीर खुसरो ने का रचना साहित्य क्या है? किरान उल सादेन, मिफ्ताल उल फुतूह, नूर सिपहर, आसिका, तुगलक्का नामा और खजानुल फुतूह आदि किसका है? अमीर खुसरो की लिखी हुई कृति है। अमीर खुसरो की लिखी हुई कृति है। ठीक है, अमीर खुसरो का सुल्तान किसके सुल्तान के बीच में रहा है अमीर खुसरो? तो अमीर खुसरो है जो बलबन से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक तक के शासनकाल को देखा है अमीर खुसरो। ठीक है, इसका ये खासियत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, मिनहाजुल सिराज। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, 31 नंबर प्रश्न में। इसमें कहा गया 31 नंबर प्रश्न में किस राज्य ने 31 में कहा गया किस राज्य ने पवन लॉन्च किया है जो एक अद्वितीय समुदाय आधारित मेंस्ट्रुअल हाइजीन्स कार्यक्रम करता है? तो कौन सा राज्य इसे जारी किया है अद्वितीय समुदाय आधारित कार्यक्रम? तो वो कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। छत्तीसगढ़ है जो पवन लॉन्च किया है, जो अद्वितीय समुदाय आधारित कार्यक्रम है। किन्नर समुदाय के लिए पॉलिसी बनाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना है। किन्नर समुदाय के लिए भी पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़ बना है। यदि 32 नंबर प्रश्न जो देखते हैं, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन जो भारत आया था, वो उसका उद्देश्य था प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। प्रशासनिक जो सुधार था उस पर विचार करने के लिए आया था साइमन कमीशन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और मुख्य कारण था भारत शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि 10 वर्षों के बाद इसकी समीक्षा की जाए। इसकी समीक्षा के लिए ही इस साइमन कमीशन का आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, और इसकी समीक्षा हेतु 8 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। कब किया गया था? 8 नवंबर 1927 में। और भारत पहुंचा था कब? तो 1928 में, 3 फरवरी 1928 में बॉम्बे पहुंचा था साइमन। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन थे। जॉन साइमन इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, और जॉन साइमन जो थे उदारवादी दल के नेता थे, जॉन साइमन। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, इसमें दिया गया 32 में 1928 में साइमन कमीशन भारत 28 तो हो गया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 33 नंबर प्रश्न में। 32 हो चुका था, 33 नंबर प्रश्न में हम चलते हैं। इसमें दिया गया दोस्तों 33 नंबर प्रश्न में दिया गया है आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? तो आत्मीय सभा की संस्थापक कौन थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कौन है? राजा राम मोहन राय हैं जो आत्मीय सभा के संस्थापक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। हिंदू धर्म के एक ईश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया था। ठीक है, कब किए थे? तो 1815 में आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन राय ने किए थे। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की भी स्थापना किए थे 1928 ईस्वी में। ब्रह्म सभा की स्थापना तब किए थे 1928 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने स्थापना किए थे। और यही ब्रह्म सभा को आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता था। भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं। प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। युग दूत कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवादी का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अतीत और मध्य के बीच सेतु राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है।
ठीक ठीक है। यदि आपसे पूछ ले आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता किसे कहते हैं, तो आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है, इस प्रश्न में कहा गया है 34 में कि मुगल बादशाह जहांगीर ने आत्मकथा तुजू के जहांगीरी किस भाषा में लिखी थी। तो मुगल बादशाह जहांगीर ने तुजू के जहांगीरी किस भाषा में लिखी है, तो फारसी भाषा में लिखी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तुजू के जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी है। जहांगीर किस भाषा में लिखे हैं, तो फारसी भाषा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी लिखी है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी लिखी है, जो तुर्की भाषा में है। बाबर ने भी अपनी आत्मकथा लिखा है, वो तुजू के बाबरी है, वो किस भाषा में है, तुर्की भाषा में है। और अकबर ने बाबर के आत्मकथा तुजू के बाबरी को फारसी में अनुवाद करवाया था, जिसे बाबर नामक नाम रखा था। ठीक है, बाबर ने आत्मकथा में भारत के 2 शक्तिशाली राज्यों विजयनगर और मेवाड़ का उल्लेख किया है। अपनी आत्मकथा में बाबर ने भारत में सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय की को बताया है। बाबर के जो पुस्तक है बाबरनामा, उसमें लिखा गया है बाबर ने उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली शासक राणा सांगा को बताया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, फारसी भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 35 में। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो थे, वो उसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, सैयद फजल अली थे। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग जो आया था, उस गठन का अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्षता कौन कर रहे थे, फजल अली कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष सैयद फजल अली के अतिरिक्त 2 और सदस्य थे। एक थे हृदयनाथ कुंजरू और दूसरा थे के एम पनिकर। 3 सदस्यों का एक टीम गठित हुआ था, उसमें से एक फजल अली थे जो अध्यक्ष थे, फिर हृदयनाथ कुंजरू थे जो एक अन्य सदस्य थे, और के एम पनिकर एक अन्य सदस्य थे। कुल मिलाकर 3 सदस्यों का टीम बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। और इस आयोग ने, फजल अली आयोग ने या राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना रिपोर्ट 1955 में सरकार को सौंपी थी। और इस आयोग ने भारत में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए अनुशंसा किए थे। इस आयोग की रिपोर्ट को कुछ परिवर्तन के साथ राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब, तो 1956 को देश के द्वारा लागू किया गया, और इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को बांटा गया। इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा गया। और फजल अली आयोग का क्या था, तो 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन उसमें कुछ चेंजिंग करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, फजल अली थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 में निम्नलिखित में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता। कौन है जो शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है, तो पहला क्या है, कथकली, भांगड़ा, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। तो भांगड़ा है जो इसमें से अलग है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 37 में निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है। तो जैन धर्म का एक संप्रदाय है, अच्छा ये पूछा है कौन सा संप्रदाय है जैन धर्म का, तो दिगंबर है जैन धर्म का एक संप्रदाय है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। हीनयान बौद्ध धर्म का संप्रदाय है। लिंगायत और वज्रायन भी बौद्ध धर्म का संप्रदाय क्या है, हीनयान बौद्ध धर्म का संप्रदाय है। जैन धर्म का दिगंबर है। तो ऑप्शन हमसे क्या पूछा था, जैन धर्म का कौन सा एक संप्रदाय है, तो दिगंबर जैन धर्म का संप्रदाय है। और दिगंबर थे जो भद्रबाहु के अनुयायी कहलाते थे। भद्रबाहु के अनुयायी क्या कहलाते थे, दिगंबर कहलाते थे। ठीक है, और दिगंबर है जो जैन धर्म में श्वेत वस्त्र पहना करते हैं, श्वेतांबर। दिगंबर जैन धर्म में एक दिगंबर हो गया, एक थे श्वेतांबर। दिगंबर नंगा रहते थे और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते थे। हिनायन और महायान का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से। लिंगायत का संप्रदाय का संबंध किससे है, तो ये भगवान शिव से संबंधित है, शिव से संबंधित है। शिव की उपासना करने वाले लिंगायत संप्रदाय कहलाता है। यदि हम इसे देखें, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 38 में कहा गया है, मेघालय के गारो पहाड़ियों में निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो मेघालय के जो पहाड़ी है उसमें संतरा का फसल काफी मात्रा में उपजाए जाते हैं, इसका संतरा का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। मेघालय के गारो पहाड़ी में संतरा उपजाया जाता है सबसे अधिक। गारो में 3 है, गारो, खासी और जयंतिया मेघालय में। तो इसमें से गारो में संतरा, गारो के पहाड़ी पर संतरा काफी मात्रा में उपजाए जाते हैं, तो उत्पादन किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट में दिया गया है 39 में, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है भारत का दक्षिणतम बिंदु। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले कि भारत का आकृति कैसा है, भारत कैसा दिखता है, उसका आकृति कैसा है, तो भारत का आकृति चतुष्फलक है। चतुष्फलक है भारत की आकृति दोस्तों। भारत की आकृति कैसा है, चतुष्फलक है। ठीक है,
भारत की आकृति किस प्रकार की है दोस्तों? तो चतुष्फलक है भारत की आकृति। ये मैं एक आपको छोटा सा नक्शा बना दे रहा हूँ भारत का। ये चतुष्फलक है, इसको यदि यहाँ से यहाँ खींचे तो लगभग चतुष्फलक के जैसा ही दिखता है भारत की आकृति। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसलिए ऐसा लिया गया है। तो कैसा है भारत की आकृति? चतुष्फलक है। ठीक है, यदि इसमें भारत का विस्तार देखें तो यदि उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार देखें, उत्तर के दक्षिण का मतलब यहाँ से यहाँ की ओर, भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार देखें तो कितना है? 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है। और भारत का विस्तार यदि हम देखें पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर तो कितना है? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखना है। उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार देखें भारत का तो 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की ओर भारत का विस्तार देखें 2933 किलोमीटर। और भारत का दक्षिणतम पॉइंट यदि पूछे आपसे भारत का तो यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। थोड़ा सा जगह नहीं है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पर मान के चले इंदिरा पॉइंट है जो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। यदि आपसे पूछ ले भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट पाना है तो कन्याकुमारी के पास में है मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट, यहाँ पर है मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट। यदि हम मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट देखें तो कन्याकुमारी है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट क्या है दोस्तों? यहाँ पर है कन्याकुमारी, और यहाँ पर क्या है? मैं फ्रेश करके बता रहा हूँ फिर से। यहाँ पर आपका है ये है आपको इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है, और ये कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का पूछे तो कन्याकुमारी, ये हो जाएगा मुख्य भूमि का। और भारत का दक्षिणतम पॉइंट पूछे तो इंदिरा पॉइंट होगा भारत का दक्षिणतम बिंदु। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो कन्याकुमारी होगा, और भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट। दोनों में अंतर देखिए दोस्तों। यदि उत्तर का भारत के उत्तरी पॉइंट कौन सा है? उत्तरी पॉइंट कौन सा होगा? तो इंदिरा कॉल होगा। इंदिरा कॉल कहाँ है? उत्तरी पॉइंट। और यदि आपसे पूर्वी पॉइंट पूछे भारत का, पूर्वोत्तर पॉइंट पूछे तो कौन सा होगा? तो पूर्वोत्तर पॉइंट होगा आपको कीविथु जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर पूर्वोत्तर पॉइंट है भारत का। और यदि आपसे पश्चिमी बिंदु पूछे भारत का कौन सा होगा तो यहाँ पर है कच्छ में जिला में है, गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है वो पूर्वोत्तर पॉइंट, जिसका नाम क्या है? गुहार मोती, जिसे कहते हैं यहाँ पर क्या है? गुहार मोती है, यहाँ पर गुहार मोती। तो इस प्रकार मैंने बता दिया है, यहाँ से यहाँ भी बता चुका हूँ, ये भी लंबाई बता चुका हूँ। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, यदि आपसे पूछे पूरे भारत का क्षेत्रफल कुल कितना है तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, और इंदिरा पॉइंट को और क्या बोला जाता है? इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है दोस्तों। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। तो दक्षिणतम बिंदु क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 40 की ओर। 40 में कहा गया दोस्तों, प्रश्न नंबर 40 में, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी के लेखक कौन थे जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक की नींव रखी है? तो माइक्रो इकोनॉमिक की नींव किसने रखी है अर्थशास्त्र में की अलग शाखा के रूप में? वो कौन है तो अर्थशास्त्र में? तो ये कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, मेनार्ड किन्स है। ऑप्शन नंबर सी सही है। जॉन मेनार्ड किन्स ने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी के लेखक हैं जॉन मेनार्ड किन्स, जिसने अर्थशास्त्र के एक अलग शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक की नींव रखी है। वो कौन है? जॉन मेनार्ड किंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, जॉन मेनार्ड किंग। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 41 की ओर। इसमें दिया गया है कि प्रशासन को नियंत्रित करने वाली भारतीय संसद की प्रमुख समितियां हैं। तो प्रशासन को नियंत्रित करने वाली भारतीय संसद की प्रमुख समितियां कौन कौन सी हैं? तो ये कौन सी समितियां हैं जो प्रशासन को नियंत्रित करती है? तो प्रशासन को नियंत्रित करने वाली भारतीय संसद की समितियां है आश्वासन समिति। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, आश्वासन समिति है जो प्रशासन को नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आश्वासन समिति राज्यसभा में पहली बार 1 जुलाई 1972 को गठित की गई थी। कहाँ गठित की गई थी? राज्यसभा में। कब? 1972 में गठित की गई थी। यदि लोक लेखा समिति देखें तो लोक लेखा समिति है जो लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में किया गया था। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं दोस्तों, इसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। प्रकलन समिति का गठन जॉन मथाई ने किया था। प्रकलन समिति का गठन किसने किया था? जॉन मथाई ने किया था। और इसका गठन जॉन मथाई की सिफारिश पे हुआ था। कब हुआ था? 1950 में हुआ था प्रकलन समिति का गठन, 1950 में। और प्रकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। प्रकलन समिति को लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर
बी हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, 42 नंबर प्रश्न। इसमें कहा गया 42 में, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाओं के प्रति सजगता दिखाने के लिए निम्न में से किसे जाना जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाओं के प्रति सजगता दिखाने के लिए किसे जाना जाता है? तो वो है लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। तो स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए किसे जाना जाता है? लॉर्ड रिपन। इनके समय में ही जारी हुआ था 1882 में स्थानीय स्वायत्त शासन पर सरकार का प्रस्ताव लाया गया था लॉर्ड रिपन के समय में ही। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने जो ये प्रस्ताव लाया था स्थानीय स्वशासन का, उसे ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत सरकार एक्ट 1919 के तहत स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची के अंतर्गत हस्तांतरित विषय की सूची में रखा गया है। इस सूची में रखा गया स्थानीय स्वशासन को, तो राज्य सूची में रखा गया है। और 73वें संविधान संशोधन के तहत स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 43 की ओर। इसमें दिया गया इल्वर्ट बिल विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इल्वर्ट बिल विवाद है जो मुख्य विवाद क्या था कि यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई पाबंदी को हटाया गया जाना था। इसमें लॉर्ड रिपन ने ऐसा व्यवस्था किए थे कि यूरोप के जो लोग था, यदि वो गलती करते हैं किसी चीज में, न्यायिक प्रक्रिया में बाधा करते हैं, प्रशासनिक प्रक्रिया में यदि वो बाधा करते हैं, तो उनकी सुनवाई भारतीय न्यायाधीशों के द्वारा किया जाएगा। पहले ये पाबंदी लगा हुआ था कि भारतीय न्यायाधीशों द्वारा उनकी सुनवाई नहीं की जाएगी, लेकिन लॉर्ड रिपन ने इल्वर्ट बिल के तहत यह लागू कर दिया कि भारतीय न्यायाधीश भी उन लोगों की सुनवाई कर सकते हैं, यूरोपीय लोगों के मामले की सुनवाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। इल्वर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय में आया था। ठीक है, 1883-84 के बीच में आया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त लिपि निम्न में से कौन सा थे? तो अशोक के शिलालेख में कौन सा लिपि था? तो ब्राह्मी लिपि भी था, खरोष्टी भी था, अरमाइक था। ऑप्शन में डी सही आंसर होगा। सभी के सभी लिपि थे अशोक के शिलालेख में, सभी लिपि शामिल थे। ऑप्शन पर डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न। इसमें कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सही तथ्य को पहचान करें। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सही तथ्य क्या है, उसे हमें देखना है। चलिए देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता जो था एक नगरीय सभ्यता था, ये बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था, बिल्कुल सही है। और कांस्ययुगीन सभ्यता था, ये भी सही है। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता और आद्य ऐतिहासिक सभ्यता था। आद्य ऐतिहासिक इसलिए कि 3 प्रकार के, एक होता है प्रागैतिहासिक, दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक और तीसरा होता है ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक उसे कहते हैं जिसका लिखित वर्णन ना मिला हो, उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। और जिसका लिखित वर्णन मिला हो लेकिन पढ़ा ना जा सका हो, उसे आद्यऐतिहासिक कहते हैं दोस्तों। और जिसका लिखित वर्णन मिला हो और पढ़ा भी जा सका हो, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता आद्यऐतिहासिक काल था। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। सभी के सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 62 में दिया गया है प्रश्न नंबर 62 में, मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो मक्का में सफेद का जो कली होता है, कौन से तत्व की कमी के कारण मक्का में सफेद कली होता है, यह प्रश्न पूछा है। तो यदि हम देखें, मक्का में जो सफेद कली होता है, सफेद सफेद होता है, वो जिंक की कमी के कारण होता है। किसके कारण? जिंक की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, जिंक की कमी के कारण। धान में आपको खरा रोग हो जाता है, आम में लिटिल लीफ रोग होता है, और ये सभी जिंक की कमी का कारण होता है। धान में भी खरा रोग होता है और आम में लिटिल लीफ रोग होता है। ये सब किसके कारण होता है? जिंक के कमी के कारण होता है। और मटर का मार्स रोग मैग्नीज के कमी के कारण होता है। नींबू की डाई वैंक या लिटिल लीफ रोग तांबा के कारण होता है। चुकंदर और गोभी में हार्ट रोग बोरॉन के कमी के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे काफी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 62 में, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा किस संवैधानिक संशोधन ने प्रदान किया, यह प्रश्न पूछा है। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 4 ऑप्शन है इसमें से। यदि हम देखें ए में, तो 73वां संविधान संशोधन के तहत क्या था? तो इस 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 1993 में। ठीक है, 1993 में 73वां संविधान संशोधन 1993 में। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन जो अधिनियम था, इसके तहत किसे संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो शहरी स्वशासन को, या नगर निगम जिसे कहते हैं, पंचायती राज था तो शहरी स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया 74वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, शहरी संसाधन को दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बी है 97। तो ये हो गया 74वां। तो हमसे पूछा क्या कि सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा
किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? तो सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा 97वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया। कितना? 97वां संविधान संशोधन 2011 में आया था। 2011 में आया था। इसके तहत संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक दर्जा दिया गया किसे? सहकारी समिति को। और कब आया था? तो 2011 में आया था। ठीक है। और इसमें और सहकारी समिति को भाग 9 के बी में रखा गया है। सहकारी समिति को भाग 9 के बी में, भाग 9 में पंचायती राज से है, भाग 9 के क में आपको नगर निगम से संबंधित है, और भाग 9 के ख में या बी में ये आपको सहकारी समिति से संबंधित है। सहकारी समिति का अनुच्छेद 243 के जेड एच से लेके 243 के जेड टी तक दिया गया है दोस्तों। ठीक है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत संवैधानिक संशोधन किया गया है और इसमें सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं दोस्तों। इसमें 63 नंबर प्रश्न दिया गया है। किस संविधान से, किस अनुच्छेद के तहत एक सरदार जी कृपाण की धारण कर सकते हैं? तो सरदार जो है कृपाण की धारण या कोई भी धार्मिक पहचान वो अपने आप अपने पास रख सकता है। तो वो किसके तहत रख सकता है? तो अनुच्छेद 25 के तहत कृपाण धारण कर सकता है, पगड़ी पहन सकता है। तो अनुच्छेद 25 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अनुच्छेद 25 के तहत, अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्ति अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की समान हक रखता है अनुच्छेद 25 के तहत। ठीक है। यदि आप अनुच्छेद 21 को देखें तो अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसे शॉर्ट में कहते हैं हम लोग प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होता है, जो अनुच्छेद 21 के तहत होता है। अनुच्छेद 26 में क्या है दोस्तों? तो अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में, या प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या मेरा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 64 में कौन भारत में सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है? तो भारत में सेनाओं में का राजनीतिक प्रमुख भारत के कौन? तो भारत के राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। राजनीतिक प्रमुख पूछेगा तो कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। राजनीतिक प्रमुख होंगे प्रधानमंत्री। या तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? यदि आपसे पूछ ले भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन बी होगा। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। और भारत में सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है। प्रधानमंत्री। भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक कार्यकारी प्रमुख होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद आदि के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक सन्यात सेन थे। तो बिल्कुल सही है। वर्ष 1911 में हुई चीनी क्रांति के नायक सन्यात सेन थे। कथन एक सही है। सन्यात सेन ने 1905 ईस्वी में तुंग मेंग हुई पार्टी का गठन किया था। तो ये भी सही है। तुंग मेंग पार्टी का गठन सन्यात सेन ने किया था। और थर्ड की ओर चलते हैं। 1911 की ईस्वी की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासक पद्धति की स्थापना हुई थी। तो ये भी सही है दोस्तों। 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है, नेक्स्ट में क्या है? इस प्रश्न में दिया गया है कि 66 में निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है? तो पूंजीगत व्यय किसे माना जाता है? तो पूंजीगत व्यय है स्कूल की इमारत का निर्माण करना। क्या है? पूंजीगत व्यय है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। पूंजीगत व्यय स्कूल की इमारत का निर्माण करना पूंजीगत व्यय। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 67 में चलते हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन सी है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी यदि आपसे पूछ ले तो उसकी राजधानी वर्न है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। स्विट्जरलैंड की राजधानी वर्न है दोस्तों। पेरिस किसकी राजधानी है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। और ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। लंदन जो दिया हुआ है किसकी राजधानी है? तो वो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी वर्न है। यदि आपसे पूछे रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? तो 1863 में हेनरी डुनांट ने किया था। और रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में रेड क्रॉस का मुख्यालय। स्विट्जरलैंड का मुख्य राजधानी कहाँ है? वर्न है। लेकिन यदि इसमें जिनेवा दिया हो रहा था दोस्तों तो आप लोग जिनेवा ही मानते हैं कि स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा है। नहीं, स्विट्जरलैंड की राजधानी वर्न है, लेकिन जिनेवा ज्यादा विख्यात शहर है, इसलिए हम लोग उसे लगा देते हैं, टिक कर देते हैं, तो वो गलत होता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी वर्न है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। और जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में रेड क्रॉस की मुख्यालय है। और स्विट्जरलैंड व इटली के मध्य ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा है। स्विट्जरलैंड और इटली के मध्य
ऑस्ट्रेलिया व इटली के मध्य ब्रेनर दर्रा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग किसमें, प्रश्न नंबर 68 में निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, कौन सा कार्य नहीं है भाई, इन चारों ऑप्शन में देखते हैं। तो स्थानीय स्वशासन से कौन संबंधित नहीं है, तो लोक व्यवस्था का अनुरक्षण, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। जन स्वास्थ्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ठीक है, स्वच्छता का प्रबंधन और जन उपयोगी सेवाएं, ये सभी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, लेकिन डी है जो नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, इसमें है 69 में, निम्नलिखित कथन पर निम्नलिखित में से किसे सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। तो सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया गया है, सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत ऊर्जा को नहीं शामिल किया गया है और परिवहन को नहीं शामिल किया गया है। शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य यह सामाजिक आधारित संरचना है। समाज में आधारित संरचना कौन सी है, शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य है। ऊर्जा और परिवहन समाज में आधारित संरचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, 2 और 4। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 70 नंबर प्रश्न दिया गया है। 70 में दिया गया सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत इसमें दिया गया है कि इस योजना के अंतर्गत भारत के सांसदों को एक गांव की पहचान करने और विकसित करने का प्रावधान है। तो ये बिल्कुल सही है, एक गांव विकसित करने एवं उसे पहचान करके विकसित करने का प्रावधान है सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत, ये बिल्कुल सही है। कथन 2 में, इस योजना के अनुसार कोई सांसद स्वयं का अथवा पति पत्नी के गांव को गोद नहीं ले सकता है, ये भी सही है। तो इस प्रकार कौन सा कथन सत्य है, 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 71 की ओर 71 में कहा गया 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था। तो 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना को प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किए थे अर्थशास्त्री श्री नारायण अग्रवाल। ऑप्शन नंबर श्रीमन नारायण अग्रवाल अर्थशास्त्री थे, उन्होंने प्रतिपादन किया था 1944 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 72 में कहा गया है, पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाले भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से किन फसलों को लाभ मिलता है। तो पंजाब में जो शीतोष्ण भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से पंजाब में किस फसल का ज्यादा फायदा मिलता है, तो रबी फसल का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। रबी फसल को काफी फायदा मिलता है, काफी लाभ होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। यदि हम देखें ताप्ती नदी का उद्गम स्थल, तो ये दोस्तों सतपुड़ा पर से हुआ है उद्गम। ताप्ती नदी का सतपुड़ा के पहाड़ी से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। कहाँ, सतपुड़ा के ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा के महादेव की पहाड़ी से, सतपुड़ा के महादेव की जो पहाड़ी है सतपुड़ा पर्वत के, उसके दक्षिण से हुआ ताप्ती नदी का उद्गम स्थल। सतपुड़ा के महादेव पहाड़ी से ताप्ती नदी की कुल लंबाई 730 किलोमीटर है दोस्तों। ताप्ती नदी का बेसिन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से फैला हुआ है और यह एस्चुरी बनाती है। ताप्ती नदी क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 74 में, रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। यदि आपसे पूछ ले रात्रि के समय में जो आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन है, शुक्र है। शुक्र को गर्म ग्रह कहते हैं, सबसे गर्म ग्रह कहते हैं शुक्र को ही, चमकीला ग्रह कहते हैं शुक्र को ही, सांझ का तारा और भोर का तारा ही कहा जाता है शुक्र को ही। शुक्र को जुड़वा बहन कहा जाता है, किसका, पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। और शुक्र है जो पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर, यदि इसमें शुक्र के बारे में और कुछ जानकारी ले लें दोस्तों, जैसे शुक्र सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरा करता है, जबकि अपनी अक्ष में 243 दिनों में घूर्णन कर लेता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 75 नंबर प्रश्न में, भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन भारत सरकार वर्ष 1986 में किया है। वर्ष 1986 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का स्थापना किया गया भारत सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न सीखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 91 की ओर 91 नंबर प्रश्न है। 91 नंबर प्रश्न है, इसमें क्या दिया गया है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी के सिक्के जारी किए और इसे रुपया नाम दिया।
कौन भारतीय शासक था जो चांदी का सिक्का जारी किया और उसका नाम क्या रखा? रुपया रखा। वो भी 16वीं शताब्दी में। तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के जारी किया और उसका नाम रुपया रखा। तो ऑप्शन नंबर ए शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी ने जारी किया था और रुपया नाम रखा। शेरशाह सूरी ने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया व 380 ग्रेन का तांबे का दाम चलाया था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था दोस्तों, फरीद खां। शेरशाह ने भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना किए थे। 1540 ईस्वी में कन्नौज की और या बिलग्राद के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेरशाह ने सूर वंश की स्थापना की थी 1540 में। हटाने के बाद ही अपना राजगद्दी स्थापित किया था दिल्ली में। शेरशाह सूरी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है प्रश्न नंबर 92 में दिया गया है भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो किसमें व्यक्त किया न्यायिक समीक्षा को? किस अनुच्छेद में सबसे अच्छा व्यक्त किया गया है? तो भारत के कौन से अनुच्छेद में? तो न्यायिक समीक्षा का जो स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, 93 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। इसमें दिया गया 93 में उस व्यक्ति का नाम बताइए, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? यह प्रश्न पूछा है। भारत का सर्वेयर जनरल कब 1815 में नियुक्त किया गया था? कॉलिंस मैकेंजी को। कॉलिंस मैकेंजी को भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 94 नंबर प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न 94 में मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है? तो मालवा के पठार में इस उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं? ये मालवा का पठार है, इसके उत्तर पश्चिम में जो स्थित है पर्वत श्रृंखला, ये उसको क्या कहते हैं? तो उसे अरावली पर्वत कहते हैं, उससे ही अरावली पर्वत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखला को अरावली पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों। विंध्य पर्वत उत्तर और दक्षिण के बीच विभाजक का रेखा होता है। भारत के उत्तर और दक्षिण के विभाजक रेखा कौन है? तो विंध्य पर्वत है, जो यहाँ पर स्थित है, इस तरह से स्थित है विंध्य पर्वत। ठीक है, अमरकंटक की चोटी मैकाल पठार की सर्वोच्च चोटी है। अमरकंटक की चोटी है जो मैकाल पठार है, उसकी सर्वोच्च चोटी कौन है? अमरकंटक है। विंध्य का पठार जो है झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। अरावली पर्वत कहाँ स्थित है? तो अरावली पर्वत राजस्थान में है। यदि हम देखें शिवालिक पहाड़ियां भारत के सबसे नवीनतम पहाड़ी है। शिवालिक की पहाड़ियां सबसे नवीनतम पहाड़ी है। अमरकंटक यदि हम देखें, अमरकंटक में 3 नदी निकलती है अमरकंटक के पहाड़ी से, एक नर्मदा, सोन और महानदी। ये तीनों नदी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। तो हमसे पूछा है कौन है? तो अरावली पर्वत होगा मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 95 नंबर प्रश्न में देखें दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1876 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था दोस्तों। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। और इस संगठन के द्वारा पहली बार सिविल सर्विसेज की उम्र सीमा कम करने के विरोध पूरे भारत में किया गया था, इंडियन एसोसिएशन के तहत ही। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में, यदि आपसे देखें 1875 में इंडियन लीग की स्थापना हुई थी। शिशिर कुमार घोष ने किया था इंडियन लीग की स्थापना। कब? 1875 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किया गया था दोस्तों। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1905 में। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 96 की ओर। ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्ति, ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों के ऊतकों एवं रक्त में ऑक्सीजन की कम सांद्रता का कारण होता है। तो क्यों ऑक्सीजन की कम सांद्रता पाई जाती है ऊंचाई पर रहने वाले लोगों को? क्योंकि कम वायुमंडलीय दाब वहां पाया जाता है। वायुमंडलीय दाब वहां कम होने के कारण रक्त में सांद्रता कम पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घट जाते हैं। पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है दोस्तों? घटते चले जाते हैं। ठीक है, तो कम वायुमंडलीय दाब रहने के कारण ऑक्सीजन की सांद्रता क्या होती है? ऊतकों में कम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 97 नंबर प्रश्न की ओर। 97 में कहा गया दोस्तों, सजीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई को क्या कहा जाता है? सजीवों के वर्गीकरण के मूल इकाई को क्या कहते हैं? तो सजीवों के वर्गीकरण के मूल इकाई को जाति कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। सजीवों के वर्गीकरण के मूल इकाई को जाति कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है। और विटेकर ने जीवों को 5 जगत में बांटा था। विटेकर ने जीवों को कितने जगत में बांटा था? 5 जगत में। कौन था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। 5 जगत का विभाजन किसने किया था? तो रॉबर्ट विटेकर ने। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर 98 में। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हुआ। अब व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए दर्पण की लंबाई, तो तब वह व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देख सकता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 99 नंबर प्रश्न में दोस्तों। 99 में है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि, स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है। किस प्रकार गमन करती है हृदय की धड़कन नली? तो नली में बार बार परिवर्तन द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होता है। ऑप्शन नंबर बी। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो रेने लेनेक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था दोस्तों। स्टेथोस्कोप का आविष्कार रेने लेन ने किया था। ठीक है। और स्टेथोस्कोप एक पशु या मानव शरीर की आंतरिक ध्वनि को सुनने के लिए एक चिकित्सीय उपकरण है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 100 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 100 में निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है? कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप कौन सा नहीं है? तो जिप्सम है जो कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं है कौन? जिप्सम, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जिप्सम नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट सफेद रंग का जल में विलय ठोस पदार्थ है दोस्तों। ठीक है। तो कौन नहीं है? जिप्सम नहीं है। जबकि खड़िया, चूना पत्थर और संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट का रूप है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 101 की ओर। वाहनों के पीछे दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धक, तो लगे दर्पण द्वारा जो आवर्धक होता है वाहनों के पीछे वो 1 से कम होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। आवर्धक क्या होता है? जो वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण लगाया जाता है, तो उसका आवर्धक कितना होता है? 1 से कम होता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 102 में। प्राकृतिक मोती है, तो प्राकृतिक मोती किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक मोती है एक प्रकार का मोलस्का ग्रुप का समूह है प्राकृतिक मोती, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 103 की ओर चलते हैं। 103 में कहा गया है इसमें कहा गया है कि ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है? तो ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग होता है जो अल्पतम अपमिश्रित होता है? तो वो कौन सा भाग है? तो ट्रांजिस्टर का आधार वाला भाग है जो अल्पतम अपमिश्रित भाग होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, आधार वाला भाग। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 104 की ओर। कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है, इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति क्या है? तो रेलगाड़ी की गति है जो त्वरित है, इस कारण से ऐसा होता है, त्वरित होने के कारण है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 105 की ओर। 105 में है कि सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया है, तो बोतल के किस भाग से के निकट बुलबुले एकत्र होंगे? बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे? तो बोतल के गर्दन के निकट क्या होंगे? बुलबुले एकत्र होंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 121 में। 121 प्रश्न में हम लोग चलते हैं। इसमें दिया गया मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है? तो मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है दोस्तों? तो उसका कार्य है आरबीसी का मानव शरीर में कि शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। शरीर की कोशिकाओं को क्या करना? ऑक्सीजन प्रदान करना। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं दोस्तों, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। और श्वेत रुधिर कणिकाओं को अवर्णिक कोशिका कहते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं क्या कहते हैं? अवर्णिक कोशिका। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 122 की ओर। सबसे अधिक एवं सबसे कम जीन्स वाले मानव गुणसूत्र हैं क्रमशः। सबसे अधिक एवं सबसे कम जीन्स वाले मानव गुणसूत्र कौन सा है? तो ये कौन सा गुणसूत्र है? गुणसूत्र 1 एवं 22 सबसे अधिक और सबसे कम वाले मानव गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए? तो यह है रेक्टिफायर है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलती है। तो ऑप्शन नंबर सी रेक्टिफायर, अदिष्टकारी जिसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 124 की ओर। उस गैस का नाम बताइए जो बिग टाइम लाइटर में भरी जाती है।
विक टाइम लाइटर में भर जाती है, वो कौन सी गैस है? तो उस गैस का नाम है ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ब्यूटेन वह है। एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन, नॉर्मल ब्यूटेन और एलपीजी में आइसोब्यूटेन होता है। प्रोपेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन भरा जाता है एलपीजी में। एलपीजी में दुर्गंध के लिए इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। और मेथेन की मार्स गैस भी कहा जाता है दोस्तों। मेथेन को क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं मेथेन को। और बायोगैस में मेथेन 75% होता है। ठीक है। और गहरी समुद्र में जाने के लिए गोताखोर ऑक्सीजन के साथ क्या ले जाते हैं? हीलियम ले जाते हैं। गहरी समुद्र में जो गोताखोर जाते हैं ऑक्सीजन का साथ हीलियम ले जाते हैं। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है। नाइट्रोजन क्या है? एक अक्रिय गैस है। ठीक है। खदानों में और व्हेल मछली में विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? मीथेन है। खदान में भी मीथेन गैस मिलता है और व्हेल मछली में मीथेन गैस मिलता है, जिसके कारण वहां विस्फोट पैदा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी डी सही आंसर है, ब्यूटेन होते हैं लाइटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 125 की ओर। आधुनिक पीरियडिक टेबल में सिलिकॉन जो Z14 को और के बीच में रखा गया है। तो सिलिकॉन है जो Z14 को इसके बीच में रखा गया है। तो इसे 14 वर्ग के समूह है सिलिकॉन पीरियडिक टेबल में थर्ड में रखा गया है। और इसे है जो एल्युमिनियम और पोटेशियम के बीच में रखा गया है। किसके बीच में? एल और पी के बीच में रखा गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, एल और पी के बीच में रखा गया है। ठीक है दोस्तों। तो यदि हम देखें आधुनिक अवर सारणी की खोज कब हुई थी? तो 1913 में आधुनिक अवर सारणी की खोज हुई थी। और आधुनिक अवर सारणी को बनाया किसने था? तो मोस्ले ने बनाया था। आधुनिक अवर सारणी को बनाने वाला कौन था? मोस्ले। आधुनिक अवर सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। किस पर? परमाणु संख्या पर आधारित है। सिलिकॉन एक अर्धचालकता का गुण रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 126 की ओर। 26 में है ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं। ऑस्टियोसाइट्स किस में पाए जाते हैं? तो ऑस्टियोसाइट्स है जो अस्थि में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, अस्थि में पाए जाते हैं ऑस्टियोसाइट्स। अस्थि एक ठोस, कठोर एवं मजबूत संयोजी ऊतक है। अस्थि क्या है? एक ठोस, कठोर एवं मजबूत संयोजी ऊतक है। अस्थि तंतुओं एवं मैट्रिक्स का बना होता है। मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण पाए जाते हैं। ठीक है। अस्थि दो प्रकार का होता है, एक कलाजात अस्थि और दूसरा उपास्थि जात अस्थि। एक कार्टिलेज होता है, एक लिवेस्टिन बोन्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ए सही आंसर होगा। 127 में चलते हम लोग। 18 वोल्ट की बैटरी से जलने वाला एक विद्युत बल्ब 3 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तो बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? तो बल्ब का प्रतिरोध निकालना है। तो आर बराबर क्या आंसर होगा दोस्तों? फॉर्मूला होगा आर बराबर V बटा आई। आर हमको निकालना है, V कितना है? V हमारा 18 दिया हुआ है, आई कितना है? 3 एम्पियर दिया हुआ है। काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 ओम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, 6 ओम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक यदि पूछे आपसे तो ओम होता है दोस्तों प्रतिरोध का ऐसा मात्रक। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे हुए होते हैं। किसने यह प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे हुए थे? तो ये जे थॉमसन ने पारित किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, जे थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 129 में। 129 में निम्नलिखित में से किस बल को प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय नहीं है? किस बल की प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय नहीं है, ये पूछा गया हमसे। तो किस बल की प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय नहीं है? तो पिंड का भार विद्युत चुंबकीय नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, पिंड का भार विद्युत चुंबकीय नहीं है, बाकी सभी में विद्युत चुंबकीय है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 130 की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे का निपटान का सबसे अच्छा तरीका है कि उन कचरे को भस्मीकरण किया जाए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, भस्मीकरण किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 31 में है प्रिंट सेटिंग का निम्न में से कौन सा विकल्प MS वर्ड 365 में केवल विशिष्ट पृष्ठों को चुनने के लिए उपयोग किया जाता है? तो प्रिंट सेटिंग में MS वर्ड 365 को किस लिए किया जाता है? तो ये कस्टम प्रिंट के लिए किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 132 में देखे मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? तो मध्य कर्ण में कौन सी हड्डी नहीं पाया था? तो मध्य कर्ण में कौन सी हड्डी नहीं पाया है? तो हैमेट नहीं पाया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। मध्य कर्ण में हैमेट नामक हड्डी नहीं पाया था, हैमेट नामक हड्डी नहीं पाया था मध्य कर्ण में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ये देखे कर्ण में मैलियस इनकस और स्टेपस नामक हड्डी पाई जाती है कान में। कान में कौन कौन आता है? मैलियस इनकस और स्टेपस नामक हड्डी पाई जाती है कान में ही। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस है दोस्तों। स्टेपस है जो कान की सबसे
कान की हड्डी है जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी यदि आपसे पूछे तो फीमर है, जो जांघ की हड्डी है। मनुष्य के शरीर में कुल कितने हड्डी है? 206 हड्डी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 133 की ओर। दोलन करते लोलक का गोलक 100 सेकंड में मध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है, तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? तो लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 134 की ओर। 134 की ओर यदि आप लोग दोस्तों भारतीय इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर आपको भारतीय आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगा दोस्तों। और वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है के रूप में मैं वीडियो अपलोड किया हूँ, और वो सारे प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं। वो सारे प्रश्न पीसीएस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। यदि आप लोग उसे पढ़ना चाहते हैं तो उसे जाके चेक करें। पूरे चैप्टर वाइज मैं प्रश्न अपलोड कर चुका हूं दोस्तों। उससे आप लोगों को काफी लाभ मिलेगा और आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान होगी। और यदि आप लोग इसी तरह संविधान को भी पढ़ना चाहते हैं, यदि आप लोग भारतीय संविधान का भी पढ़ना चाहते हैं, तो उसका भी वीडियो चैप्टर वाइज अपलोड है भारतीय संविधान के नाम से प्लेलिस्ट में। और इन सभी का लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा दोस्तों। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जितना शेयर करेंगे और चैनल लोगों के द्वारा जितना सब्सक्राइब किया जाएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और वीडियो बनाने का उत्साह मिलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे 134 नंबर प्रश्न की ओर। स्वतंत्र नाइट्रोजन की स्थिरीकरण कर सकता है कौन? कर सकता है स्वतंत्र नाइट्रोजन की स्थिरीकरण कौन कर सकता है? तो नॉस्टॉक शैवाल, एजोटोबैक्टर जीवाणु और राइजोबियम जीवाणु। तो ये सभी कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ये सभी का सभी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। विश्वव्यापी वेब, वर्ल्ड वाइड वेब पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरे स्थान वाली भाषा क्या है? तो दूसरे स्थान वाली भाषा कौन सा है वर्ल्ड वाइड वेब पर? तो वो चाइनीज भाषा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। कौन है? चाइनीज भाषा। और सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली भाषा कौन सा है? तो वो अंग्रेजी है, इंग्लिश भाषा। इंग्लिश भाषा सबसे अधिक है अंग्रेजी, और ये सबसे अधिक है। दूसरे स्थान पर चाइनीज है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।